अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अंदर हम जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है, इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और मॉलिक्यूलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूले के साथ क्या रिलेशनशिप है। अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है वो हम कैसे करेंगे, और इससे रेलेवेंट जितनी भी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी गई हैं आज हम उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। किसी भी एक मॉलिक्यूल या किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअल का मतलब होता है हकीकी तौर पे, मतलब कि आपके पास अगर वो कंपाउंड हो उसके अंदर जो एक्चुअल में आपको नज़र आएंगे एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स जो हैं उसे हम कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो बनता है H2O2। इसी तरीके से इथाइलिन है, इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है C2H4। सल्फ़र का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है वो है S8। और इसी तरीके से जो ग्लूकोज़ है, ग्लूकोज़ का जो फार्मूला बनता है वो बनता है C6H12O6। तो इस तरीके से जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर, अगर हम उस मॉलिक्यूल के उन एक्चुअल नंबर्स को रिप्रेजेंट करें एक फार्मूले के अंदर तो हम उसे बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कैसे किया जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इसका तरीकाकार क्या है कि आपने जो होल नंबर है n, होल नंबर को आपने एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। अगर आप चाहते हैं किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n का मतलब है होल नंबर, आपने उस n को मल्टीप्लाई कर देना है उसके एम्पिरिकल फार्मूला के साथ। जब आप एम्पिरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है बेसिकली n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे कि हमने बात की है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है होल नंबर। होल नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपने किसी भी एक एम्पिरिकल फार्मूले के साथ देखना है कि कितने वहाँ पे n की वैल्यू है, होल नंबर की वैल्यू क्या है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। मॉलिक्यूलर मास जो है ये आपको दिया होगा उस कंपाउंड का, जिस कंपाउंड के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसका आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, उसका जो मास होगा उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। उस मॉलिक्यूलर मास को सिंपली आपने एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर देना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, और जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी आपने इसको सिंपली एम्पिरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं डिटेल के अंदर। एग्जाम्पल 2 हम हल करेंगे यहाँ पे, और एक हम क्विक चेक को यहाँ पे हल करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, एग्जाम्पल है 15.3, कह रहा है कि बेंजीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इट्स एम्पिरिकल फार्मूला CH। कह रहा है आपके पास एक बेंजीन है, बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बनता है CH। आपने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 78 ग्राम पर मोल। 78 ग्राम पर मोल उसका मॉलिक्यूलर मास है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला दिया हुआ है, इसको हमने सिंपली हल करना है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला जो हमें दिया गया है बेंजीन का, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, वो हमें दिया गया है CH। इसके अलावा हमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर
मास ऑफ बेंजीन। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78 ग्राम्स पर मोल। हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो यहाँ पे जो हमें गिवन डेटा दिया गया है वो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है और दूसरा हमें मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, हम पहले n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें हमारे पास तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमें एम्पिरिकल फार्मूला मास चाहिए होगा। अब एम्पिरिकल फार्मूला मास हम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला है इसका हम मास कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पे देखें कार्बन है, कार्बन का जो मास बनता है वो है 12, जबकि हाइड्रोजन का बनता है 1। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो ये 13 ग्राम हमारे पास आ जाएगा, 13 ग्राम पर मोल। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले n की। तो n किसके इक्वल है? n इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये हमारे पास फार्मूला है n की वैल्यू फाइंड करने का। तो सबसे पहले हमारे पास जब होल नंबर की वैल्यू आ जाएगी तब हम मॉलिक्यूलर फार्मूले को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला तो हमारे पास है। तो n की वैल्यू फाइंड करना सबसे पहला काम है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है 13 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 78। तो 78 को डिवाइड कर देंगे 13 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू हमारे पास आई है वो कितनी आ गई है 6। अब जब n की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इस फार्मूले के अंदर। ये जो फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, ये जो फार्मूला है, अब हम ये फार्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इक्वल होगा, n की वैल्यू है यहाँ पे 6 और जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो हमारे पास है CH। तो हम क्या करेंगे, 6 को इस CH के साथ यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे C6H6 जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा बेंजीन का। ये होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ें दी होंगी। सबसे पहले आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया होगा, उसके बाद आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा। आपने क्या करना है, जो एम्पिरिकल फार्मूला आपको दिया गया है आपने उसका मास कैलकुलेट कर लेना है और सबसे पहले आपने n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। उसके लिए आपके पास मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको आपने डिवाइड कर देना है एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। जब आप उसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी n की। जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तो सिंपली आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। जब आप ये फार्मूला लगा देंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास भी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो भी आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आपके पास एक और एग्जाम्पल है, यह है 15.4। इसके अंदर वो क्या कह रहा है कि ग्लूकोज हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। दोबारा से देखें, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब इस एम्पिरिकल फार्मूला को देने के बाद उसने आपको मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया है कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा उस मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास है वो है 180 ग्राम पर मोल। कह रहे बताओ कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो जैसे आपने पहले एग्जांपल की है बिल्कुल सेम उसी तर्ज पे ये भी हम करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है
कि आपको गिवन डेटा के अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है पहले आपने वो कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे लिख लेना है, वो है CH2O। ये आपके पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बाद आपको दिया है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ये कितना है, 180 ग्राम्स पर मोल। हमने इसका सिंपली क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। n किसके बराबर होता है, n हमने पहले भी देखा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक चीज़ तो है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है, तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। इसका मास अगर हम कैलकुलेट करें तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, ऑक्सीजन का होता है 16। जब आप इनको प्लस करेंगे 12, 2 और 16 को, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना बना है यहाँ पे, 30। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है आपके पास, 180। इसको हम डिवाइड कर देंगे 30 के ऊपर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 6। तो आपके पास जो n की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 6 आ गई है। वो कितनी आ गई है, 6 आ गई है। तो सिंपली जब आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आपने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये आपके पास फार्मूला है। अब आपके पास n की वैल्यू आ गई है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। तो यहाँ पे हम एम्पिरिकल फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 6, और एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या था, CH2O, CH2O। तो ये हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये जो 6 है, ये जितने भी यहाँ पे एटम्स हैं इनके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका आंसर आएगा C6H2 से मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 12 हो जाएगा, और O के साथ लग जाएगा 6। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो इस तरीके से आप सिंपली आप क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर आपकी किसी भी जगह पे कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी अगर आपकी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्विक चेक के बारे में। क्विक चेक है 15.6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्विक चेक है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या रहा है, कह रहा है कि आपके पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है कंटेनिंग 85.71% कार्बन, कि आपके पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है। अब उस अननोन हाइड्रोकार्बन के अंदर आपको परसेंटेज दी है 85.71% कार्बन है, जबकि उस अननोन कंपाउंड का जो मास बनता है वो बनता है 84 ग्राम पर मोल। उसका जो मास बनता है वो बनता है 84 ग्राम पर मोल। कह रहा है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएं। अब ये जो क्विक चेक है ये पिछले न्यूमेरिकल से बिल्कुल हटके है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था जब आपने इन दोनों न्यूमेरिकल्स को देखा है तो यहाँ पे आपको एम्पिरिकल फार्मूला दिया जा रहा था, तो उस एम्पिरिकल फार्मूले की मदद से आप इसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब यहाँ पे आपको नहीं बताया गया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, उसने आपको सिंपली बता दिया है कि आपके पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है। तो आपने उसके अंदर उसने परसेंटेज बता दी है एक एलिमेंट की, दूसरे एलिमेंट की आपको फाइंड करनी पड़ेगी, फिर आपको उसका जो है एम्पिरिकल फार्मूला और फिर आपको उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना होगा। तो अभी हम इस एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, जबकि उसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे बता दी गई है।
तो हम सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो कितनी है, 85.71%। और यहाँ पे इसके साथ वो क्या बताया गया है, कह रहा है कि वो जो अननोन हाइड्रोकार्बन है उसका जो मोलर मास बनता है वो बनता है 84 ग्राम पर मोल। तो ये इसका मोलर मास हम यहाँ पे लिख लेंगे, जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो है 84 ग्राम्स पर मोल। कह रहा है बताओ कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक एम्पिरिकल फार्मूला नहीं दिया गया, सिंपली आपको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बता दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ उसने क्लियर कर दी है कि जो आपके पास अननोन जो सब्सटेंस है वो बेसिकली हाइड्रोकार्बन है। अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है और कार्बन है। अब उन दोनों एलिमेंट्स में से उसने हमें एक एलिमेंट की परसेंटेज बता दी है, वो कितनी है, वो है 85.71%। तो हम क्या करेंगे, दूसरे एलिमेंट की पहले से हम सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। वो हम कैसे करेंगे, हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन मौजूद होता है और हाइड्रोजन मौजूद होता है। यहाँ पे जो परसेंटेज हमें बताई गई है वो सिर्फ कार्बन की बताई गई है, जो कितनी है 85.71%। अब हम क्या करेंगे, फाइंड परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन बता देंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, अगर हम सपोज कर लें यहाँ पे जो टोटल आपके पास हाइड्रोकार्बन है उसकी जो कंपोजिशन है वो 100% है। इट मीन्स कि वो 100% है, मीन्स कि 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में से 85.71% मीन्स कि 85.71 ग्राम्स जो है उसके अंदर कार्बन है। जो बाकी 100 के अलावा उसमें रह गया है वो यहाँ पे हाइड्रोजन होगी। तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल जो है वहाँ पे कितनी होगी, 100% अगर आपके पास टोटल परसेंटेज है का इस अननोन हाइड्रोकार्बन की, तो इसमें से हम 85.71% को माइनस कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 14.29%। अब यहाँ पे जो एक बात नोट करने वाली है वो ये है कि जिस एलिमेंट की जितनी परसेंटेज होगी, ये हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि जिस एलिमेंट की जितनी परसेंटेज होती है बेसिकली ये उसका उतना मास होता है ग्राम के अंदर। तो अगर कार्बन की परसेंटेज है 85.71%, तो इसका मतलब ये है कि ये 85.71 ग्राम होगा, ये 85.71 ग्राम होगा। इसी तरीके से हाइड्रोजन का अगर 14.29% है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि ये 14.29 ग्राम है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे आपके पास अब मास आ चुके हैं दोनों के, कार्बन का भी आ गया है और हाइड्रोजन का भी आ गया है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारे पास होगा, हम इन दोनों एलिमेंट्स के मोल्स फाइंड कर लेंगे। इन दोनों एलिमेंट्स के हम मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स फाइंड करने का आपको मालूम है कैसे फाइंड किए जाते हैं, बहुत सिंपल है। हम सिंपली क्या करते हैं, जो आपके पास एलिमेंट्स हैं आप उन एलिमेंट्स का जो इंडिविजुअल एटॉमिक मास होता है आप उसको उस पर डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम बात करें मोल्स ऑफ कार्बन की बात करें तो कार्बन के मोल कितने होंगे, यहाँ पे जो मैस है इसका हम उसको ले लेंगे 85.71, इसको डिवाइड कर देंगे कार्बन का जो इंडिविजुअल मास होता है वो कितना होता है, वो होता है 12। जब आप 85.71 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जब आप मोल ऑफ कार्बन फाइंड करोगे 85.71 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.14 मोल्स। तो ये मोल्स हो गए कार्बन के। इसी तरीके से आप हाइड्रोजन के मोल्स को फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पे हम किसको फाइंड कर लेंगे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे, सिंपली जो यहाँ पे इसके मास है उस मास को हम इसके इंडिविजुअल एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो मास है यहाँ पे 14.29 डिवाइड कर देंगे हाइड्रोजन के मास के ऊपर जो कि 1 होता है। जब आप 14.29 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर सेम रहेगा 14.29 मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो मोल आ गए हैं, हाइड्रोजन के जो मोल हैं, कार्बन के जो मोल हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं। कार्बन के जो मोल आए हैं वो हैं 7.14 मोल्स।
जबकि हाइड्रोजन के जो मोल आए हैं वो आए हैं 14.29 मोल्स। तो हम इन दोनों के मोल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो तीसरा स्टेप होता है, जब आपके पास मोल आ जाते हैं तो तीसरा स्टेप क्या होता है कि हमने मोल रेशियोज़ को फाइंड करना होता है। हमने क्या करना होता है, मोल रेशियोज़ को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है हमें इसके एम्पिरिकल फार्मूला का ही नहीं पता। इस वजह से हम यहाँ पे वो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे दोबारा से कर रहे हैं ताकि एम्पिरिकल फार्मूला पहले नंबर पे हमें मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, मोल रेशियोज़ को फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, वो ये होता है कि आपके पास जितने एलिमेंट्स हैं उनके जो मोल्स आए हैं उस मोल के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, आपने उस वैल्यू को जितने एलिमेंट्स के मोल्स होंगे उनके ऊपर डिवाइड कर देना होता है। यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन के जो मोल हैं वो 7.14 मोल्स हैं, जबकि हाइड्रोजन के 14.29 हैं। तो हम मोल रेशो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम डिवाइड स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आप उसके ऊपर इनको डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर हमने कार्बन की मोल रेशो फाइंड करनी है तो ये सिंपली कैसे आ जाएगी, 7.14 को डिवाइड करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 7.14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप मोल रेशो फाइंड करेंगे हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो मोल रेशो होगी वो है 14.29 डिवाइडेड बाय 17.14। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ, अब यहाँ पे जो मोल रेशो की वैल्यू आई है ये यहाँ पे आपके सामने होल नंबर वैल्यू आई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला बनता है वो कितना बनता है, उसमें कार्बन 1 होगा, हाइड्रोजन उसमें 2 होंगे। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CH2। ये यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला इसका बन जाएगा। इसका मतलब ये है कार्बन यहाँ पे 1 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है। अब आपके पास आ गया है यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम उस कंडीशन पे आ गए हैं जैसे हमने पहले वाले न्यूमेरिकल्स को हल किया था। अब आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है, आपको उसने मोलर मास दिया हुआ है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n को फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, n सिंपली किसके बराबर होता है, मोलर मास, जिसे आप मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मोलर मास को सिंपली हम डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला मास की बात करें तो यहाँ पे जो एम्पिरिकल फार्मूला मास बनेगा, कार्बन का होता है 12 और 2 हाइड्रोजन है, 12 + 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज़ को पुट करें, हमारे पास जो मोलर मास है वो कितना है, 84। तो हम यहाँ पे मोलर मास को लिखते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास के साथ। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास की वैल्यू कितनी है, 14 है। जब आप 84 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा यहाँ पे 6। तो आपके पास जो n की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 6। अब यहाँ से न्यूमेरिकल हल करना आपके लिए आसान है। क्यों, क्योंकि जब आपके पास होल नंबर रेशो आ जाए, होल नंबर की वैल्यू जब आपके पास आ जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना आसान होता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये आपके पास फार्मूला होता है। आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला भी है जो कि CH2 है, n की वैल्यू आपके पास 6 है। यहाँ से पे अगर हम पुट करें तो सिंपली क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय CH2। जब इस 6 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, सिक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो C6
H12। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उस अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो आपको अननोन हाइड्रोकार्बन दिया है, इन सारे स्टेप्स के बाद आपके पास यहाँ पे ये फार्मूला आ गया है। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है। इन केस अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसका एम्पिरिकल फार्मूला नहीं दिया गया, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, उसका एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे वो है कैसे। उसको निकालने के लिए हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर आप उसको देख सकते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम उसका एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे, और जैसे ही एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा, आप इसी फार्मूले के मुताबिक जैसे हमने यहाँ पे किया है, आप इसको यहाँ पे कम्प्लीटली कर सकते हैं। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है कि से अगर आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका भरपूर तरीके से जवाब दूँ। इसके अलावा अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर 10th क्लास की केमिस्ट्री में किसी भी जगह पे कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आप उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा से हाज़िर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।